हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक से, संबंध और फलन। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने क्लास 11th में संबंध और फलन नामक चैप्टर को पढ़ा। वहाँ पर आप लोगों ने संबंध और फलन में क्या पढ़ा? संबंध की परिभाषा, फलन की परिभाषा, प्रांत, सह प्रांत और परिसर, इन सब बातों को वहाँ पर अध्ययन किया था। लेकिन यहाँ पर क्लास 12 में आप क्या पढ़ोगे? समुच्चयों पर आधारित विभिन्न प्रकार के संबंध, विभिन्न प्रकार के फलन, संयुक्त फलन, प्रतिलोम फलन, इन सब बातों का यहाँ पर हमें अध्ययन करना है। और इन टॉपिकों को पढ़कर आप तीनों प्रश्नावलियों को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो। और देखिए, इस चैप्टर को आपको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए आप कॉपी पेन एकदम साथ में लेकर बैठना। जो भी समझाएंगे उसको समझते जरूर जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? समुच्चयों पर आधारित विभिन्न प्रकार के संबंध। तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? हमें सबसे पहले ये आना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है। देखिए, हम थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करा देते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय जो होता है वो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, क्लास 11th में आप हैं, तो क्लास 11th में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का जो संग्रह होगा वो कैसा होगा? वो आपका एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, यानी वो एक समुच्चय होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों ने समुच्चय के प्रकार भी सीखे होंगे। रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इन सब बातों को आप लोगों ने सीखा होगा। चलिए एक बार हम आप लोगों को परिभाषाएं दोहरा देते हैं। रिक्त समुच्चय का मतलब एम्प्टी सेट, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट न उपस्थित हो वो आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय को हम किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। आई बात समझ में? और दूसरी बात, एकल समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत एक एलिमेंट उपस्थित हो, ठीक है। एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक एलिमेंट उपस्थित हो वो आपका एकल समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को हमने कहा किससे लिखते हैं? मंझला कोष्ठक के अंदर, और इसके अंदर एक एलिमेंट उपस्थित कर दें तो ये आपका एकल समुच्चय हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर बात करें परिमित समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की जो संख्या हो वो क्या हो? परिमित हो, यानी सीमित हो, वह समुच्चय हमारा क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय। जैसे मैंने एक सेट मान लिया A और इसके अंतर्गत 1 2 3 4 एलिमेंट लिख दिए। अब यहाँ पर जो 4 एलिमेंट हैं ये क्या है? परिमित है, यानी सीमित हैं। तो ये समुच्चय हमारा कैसा हो जाएगा? एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। ये बात समझ में आई? फिर हम बात करते हैं अपरिमित समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित ना हो, यानी निश्चित ना हो, वह समुच्चय हमारा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, एक समुच्चय A दिया है और 1 2 3 डॉट 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 लिखता रहे, अनंत तक चला जाए, तो ये समुच्चय क्या है हमारा? ये समुच्चय हमारा अपरिमित समुच्चय है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर अगर आपको हम बताएं तो ये आपकी तो नॉर्मल बातें थी जो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इन सब बातों को समुच्चय नामक चैप्टर में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर आपको ये जानना है सबसे मेन वर्ड उप समुच्चय, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन वर्ड इस चैप्टर का उप समुच्चय है। बार बार इस वर्ड का जब हम यूज करेंगे तब आप उप समुच्चय ही नहीं जान पाओगे उप समुच्चय क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको उप समुच्चय समझा देते हैं। उप समुच्चय, इसको हम बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट, ठीक है। उप समुच्चय क्या होता है? मान लीजिए आपके 2 सेट दिए हुए हैं। एक सेट आपका A दिया है जिसके अंतर्गत आपके कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं? मान लीजिए A, B, C, 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं। और एक हमने B सेट मान लिया जिसके अंतर्गत हमने कुछ एलिमेंट लिखे हैं, जरा ध्यान से देखिए, A, B, C, D, E, F, ठीक है। एक सेट ये है हमारा, एक सेट ये, ठीक है। तो एक सेट दूसरे सेट का कब सबसेट होता है? जब प्रथम सेट में उपस्थित सारे अवयव दूसरे सेट में क्या हो? मिल जाएं, यानी दूसरे सेट से बिलोंग करते हो, तो क्या होता है? जो पहला सेट होता है वो दूसरे का क्या होता है? सबसेट होता है। आई बात समझ में? एक समुच्चय में उपस्थित सारे अवयवों की संख्या यदि दूसरे समुच्चय में क्या हो? उपस्थित हो, तो हम कहेंगे कि जो पहला समुच्चय है वो दूसरे का क्या है? उप समुच्चय है।
ठीक है, जिससे मिलेंगे उसका उपसमुच्चय होगा और जिसके एलिमेंट मिलेंगे वो होगा उस दूसरे वाले का उपसमुच्चय। तो यहां पर अगर देखें तो ए के सारे अवयव जो हैं वो बी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी बी में मिल रहे हैं, तो जो ए होगा वो बी का क्या हो जाएगा, वो बी का सबसेट हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर यहां पर हम देखें, अगर हम बी में थोड़ा एलिमेंट कम कर दें, ए बी सी ही अगर रखें, तो इस कंडीशन में ए सबसेट बी का भी हो सकता है और बी सबसेट ए का भी हो सकता है, और यहां पर अगर देखें तो एलिमेंट सेम है तो इक्वल भी होगा। ठीक है, तो यहां पर ए सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या बी सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर है और सारे अवयव बी के ए में मिल रहे हैं, ए के बी में मिल रहे हैं, तो ए सबसेट हो सकता है बी का और बी सबसेट होगा ए का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ए सेट कब बी का सबसेट होता है, जब ए के सारे अवयव बी सेट से क्या है, मिल रहे हो, तो वो ए कहा जाएगा बी का सबसेट। आई बात समझ में? सबसेट की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहां पर इसको थोड़ा हम रफ करते हैं, तो आप लोगों को हम ये बताते हैं क्रमित युग्म क्या होता है। ठीक, एक एक बात को एकदम क्लियर जो है आपको समझना है। अब हम आपको यहां पर ये बताएंगे क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म कैसे लिखा जाता है। थोड़ा ध्यान से समझना। क्रमित युग्म जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, दो समुच्चय हो, एक समुच्चय ए हो और एक समुच्चय बी हो। ठीक है, इनके तत्वों को अल्प विराम लगाकर यदि एक कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाए तो वो हमारा हो जाएगा क्रमित युग्म। देखिए कैसे, मान लीजिए ए जो सेट है उसमें एक तत्व बिलोंग करता है स्मॉल ए, और जो बी यानी दूसरा सेट है इसमें एक तत्व बिलोंग करता है बी, स्मॉल बी। ठीक है, अगर इन तत्वों को क्या करें, अल्प विराम लगाकर एक कोष्ठक के अंदर लिख दें तो ये हमारा कहलाएगा क्रमित युग्म। ठीक है, जो आपके दो सेट दिए हैं इनके तत्वों को अल्प विराम लगाकर जब एक कोष्ठक में लिख दिया जाता है तो इसको बोला जाता है क्रमित युग्म। फॉर ऑल यहां पर ए बिलोंग करेगा ए सेट में और बी बिलोंग करेगा दूसरे सेट में, तो इसको हम बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म बोलते हैं। और क्रमित युग्म की कुछ प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं। क्रमित युग्म ए कामा बी जो होता है वो समुच्चय ए कामा बी के बराबर नहीं होता है। ठीक है, कभी भी क्रमित युग्म ए कामा बी जो है वो समुच्चय ए कामा बी के बराबर नहीं होता है। दूसरी बात कि क्रमित युग्म में अवयवों को पलटने पर, ठीक है, यानी तत्वों को पलटने पर क्रमित युग्म का जो मान होता है वो आपका बराबर नहीं होता है। यानी क्रमित युग्म ए कामा बी की वैल्यू क्रमित युग्म बी कामा ए के बराबर नहीं होती है। हाँ, बराबर हो सकती है, ए कामा बी बराबर हो सकता है बी कामा ए के, यदि ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाए, तो क्रमित युग्म आपस में बराबर क्रमित युग्म कहे जाते हैं। यानी क्रमित युग्म का यदि प्रथम घटक क्रमित युग्म के द्वितीय घटक के बराबर हो जाए तो वो क्रमित युग्म बराबर क्रमित युग्म कहे जाते हैं। ये बात समझ में आ गई ना कि क्रमित युग्म क्या होता है। अब आपको हम यहाँ पर यह बताएंगे कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे किया जाता है। बहुत इजी शब्दों में बता देंगे, तो यहाँ पर इसको हम रफ कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं अगर दो समुच्चय दिए हैं तो उनका कार्तीय गुणन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कार्तीय गुणन। क्या? कार्तीय गुणन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्सियन प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए एक समुच्चय आपका ए दिया है, एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। एक समुच्चय ए इक्वल टू दिया है 1, 2, 3, 4 और एक समुच्चय आपका बी दिया है ए, बी। ठीक, दो समुच्चय दिए और हमें क्या निकालना है, इनका कार्तीय गुणन निकालना है, यानी हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, एक कोष्ठक लगाओगे, फिर इसके अंतर्गत 1 का ए के साथ 1 कामा ए कामा लगाओगे, 1 का बी के साथ 1 कामा बी, फिर 2 का ए के साथ 2 कामा ए, फिर 2 का बी के साथ 2 कामा बी, फिर 3 का ए के साथ 3 कामा ए, फिर 3 का बी के साथ 3 कामा बी, इसी प्रकार 4 का ए के साथ 4 कामा ए, फिर 4 का बी के साथ 4 कामा बी। ये हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई वो किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, कार्सियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की वैल्यू प्राप्त हुई। अगर इसी प्रकार हमसे बोला जाता कि आप बी क्रॉस ए की वैल्यू निकालिए
तो आप बी को ए से क्या करते, क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाते यहाँ पर, यानी ए का 1 के साथ ब्रैकेट लगाइए, ए कामा 1, यानी इनके अवयवों को परस्पर क्या कर देना है, बदल देना है, यानी पलट देना है। और ए का 2 के साथ तो हो जाएगा ए कामा 2, ए का 3 के साथ ए कामा 3, ए का 4 के साथ ए कामा 4, ठीक है। फिर बी का लेंगे हम, बी का 1 के साथ बी कामा 1, बी का 2 के साथ बी कामा 2, बी का 3 के साथ बी कामा 3 और बी का 4 के साथ बी कामा 4, ठीक। ये आपकी हो गई बी क्रॉस ए की वैल्यू। ये बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अब आपको यहाँ पर कुछ इनकी प्रॉपर्टी जान लेना है। हमेशा याद रखना कि जो ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है वो कभी भी बी क्रॉस ए की वैल्यू के बराबर नहीं होती है। ये होती है इनकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी बात, ए क्रॉस बी की वैल्यू रिक्त होती है। कब रिक्त होगी, ए का बी के साथ कार्सियम प्रोडक्ट करेंगे तब कब रिक्त वैल्यू आएगी, जब जो ए समुच्चय हो वो एक रिक्त समुच्चय हो या बी भी आपका क्या हो, एक रिक्त समुच्चय हो। दोनों में यदि कोई एक रिक्त समुच्चय हो जाए तो उनके कार्सियम प्रोडक्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी रिक्त समुच्चय हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी बात, ए क्रॉस बी की वैल्यू कभी भी एक रिक्त समुच्चय नहीं हो सकती है यदि ए समुच्चय आपका क्या हो, एक रिक्त समुच्चय ना हो तथा और जो बी समुच्चय हो वो भी कभी हमारा एक रिक्त समुच्चय ना हो, तो कभी भी उनके कार्सियम प्रोडक्ट की वैल्यू एक रिक्त समुच्चय नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये थे कुछ कार्तीय गुणन के उदाहरण और ये उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी। इसी प्रकार यहाँ पर एक बात आप लोगों को और हम बता देते हैं, जब भी आप ए सेट का बी के साथ कार्सियम प्रोडक्ट निकालें तो जो ये आपके तत्व प्राप्त होते हैं, अगर आपको ये पता करना हो कि अगर इसका हम इसके साथ कार्सियम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितने तत्व प्राप्त होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व प्राप्त हुए। आप पहले ही बता सकते हो कि 8 तत्व प्राप्त होंगे। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें हैं और इसमें गिन लीजिए 1 2 एलिमेंट, इन दोनों का गुणन कर लीजिए तो आप ये कह सकते हो कि जब ए का बी के साथ कार्सियम प्रोडक्ट दिखाएंगे तो उसमें तत्वों की संख्या कितनी होगी, 8। इसी प्रकार मान लीजिए हमें कोई एक सेट दिया हो ए इक्वल टू उसमें अवयवों की संख्या 3 हो और एक सेट बी दिया हो उसमें अवयवों की संख्या 3 हो, तो उनके कार्सियम प्रोडक्ट में जो तत्वों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। आई बात समझ में। तो कार्सियम प्रोडक्ट में तत्वों की संख्या निकालना भी आपने यहाँ पर सीख लिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इसको हम रफ करते हैं, फिर आगे आप लोगों को प्रांत और परिसर के बारे में बताते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किसी दिए गए रिलेशन का हम प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं, ओनली 1 सेकंड में, ठीक है। मान लिया कि माना एक संबंध जो है ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है, एक रिलेशन दिया है ए से बी में इक्वल टू 1,3 1,6 2,3 2,6 और 3,6, ये एक आपका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक संबंध दिया है कि ए से बी में इस प्रकार परिभाषित एक संबंध दिया हुआ है। आपको इस संबंध का क्या निकालना है, प्रांत निकालना है और क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो आप कैसे प्रांत और परिसर निकालोगे, देखिए जो रिलेशन दिया होता है उसके प्रथम घटकों का जो समुच्चय होता है वो आपका प्रांत कहलाता है। क्या लिखोगे, रिलेशन के प्रथम घटकों का समुच्चय, घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है प्रांत। तो यहाँ पर जो रिलेशन दिया है इसका प्रथम घटक अगर देखें, समुच्चय होता है, ब्रैकेट नहीं लगाना, ठीक है, प्रथम घटकों का समुच्चय होता है। तो प्रथम घटक 1, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे एक ही बार, ठीक है, फिर 2, उसके बाद 3, तो 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा, आर जो रिलेशन दिया है उसके प्रथम घटकों का समुच्चय, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। अब हम परिसर जान लेते हैं। परिसर जो होता है वो रिलेशन के द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है। क्या होता है, द्वितीय घटकों का समुच्चय। ये बात समझ में आई।
जो रिलेशन डिफाइन होता है हमें, उसके द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होता है उसे हम बोलते हैं परिसर। यहाँ पर अगर देखें तो जो परिसर हमने बताया वो R के द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है। द्वितीय घटक अगर देखें तो 3 6 फिर 3 6 फिर 6, यानी जो आपका परिसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 6। ठीक है, तो हमेशा याद रखना प्रांत जो होता है वो दिए गए रिलेशन के प्रथम घटकों का समुच्चय होता है और परिसर जो होता है वो दिए गए रिलेशन के द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रांत और परिसर सीख लिया। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अभी इसको हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, ध्यान से समझना। आपको एक व्युत्क्रम संबंध के बारे में हमें बताना है कि व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। एक आपको रिलेशन डिफाइन है, क्या डिफाइन है? एक आपको रिलेशन डिफाइन है समुच्चय ए से बी में इस प्रकार कि हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर व्युत्क्रम संबंध दिखाना है, व्युत्क्रम संबंध। ठीक है, यानी हमें इनवर्स रिलेशन दिखाना है। एक रिलेशन हमें डिफाइन है और इसका हमें व्युत्क्रम संबंध निकालना है, यानी हमें आर इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी आपको व्युत्क्रम संबंध की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको क्या करना है, जो रिलेशन डिफाइन हो उनके क्रमित युग्म के तत्वों को क्या कर देते हैं, परस्पर पलट देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर 1,3 है तो उसको कितना लिख दोगे 3,1। यहाँ पर 1,6 इसको कितना लिख दोगे 6,1। यहाँ पर 2,3 यहाँ पर कितना लिख दोगे 3,2। यहाँ पर 2,6 इसको लिख दोगे 6,2। यहाँ पर 3,6 यहाँ पर लिख देना 6,3। ठीक है, अब जो ये आपकी वैल्यू आई है ये व्युत्क्रम संबंध की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको यहाँ पर एक रिलेशन की वैल्यू डिफाइन थी और हमें इसका क्या निकालना था, व्युत्क्रम संबंध। ठीक है, तो जो रिलेशन आपको डिफाइन हो उसके क्रमित युग्म के तत्वों को परस्पर हम बदल देते हैं तो हमें व्युत्क्रम संबंध प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को व्युत्क्रम संबंध समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम थोड़ा रफ करते हैं और आप लोगों को हम तत्समक संबंध बता देते हैं। तत्समक संबंध क्या होता है? ठीक है, तत्समक संबंध जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल रिलेशन। ठीक है, हम यहां पर क्या करें, अगर हम मान लें कि माना ए एक समुच्चय क्या है, जो कि अरिक्त है। क्या है? जो कि अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, यानी नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो उस समुच्चय के जो एलिमेंट हों यदि वो स्वयं के साथ संबंधित हो, सारे एलिमेंट। ठीक है, मान लीजिए कहने का मतलब ये है, इनकी भाषा अगर अलजेब्रिक भाषा में समझना चाहें तो ये कह रहे हैं कि R जो हो वो x, x, ठीक है, x से ही संबंधित रहे, यानी जो भी आपके तत्व हो वो स्वयं के साथ संबंधित रहें और फॉर आर x बिलोंग टू समुच्चय A, जो एलिमेंट हो वो समुच्चय में ही बिलोंग कर रहे हो और स्वयं अपने से ही संबंधित हो। देखिए जरा कैसे, एक समुच्चय हमें दे दिया है A = A, B, C। ठीक, और हम 3 रिलेशन यहाँ पर निकालना है, आपको समझा देंगे एकदम विधिवत तरीके से। पहला रिलेशन निकालना है हम यहाँ पर, जरा ध्यान से समझिए। पहला रिलेशन निकालना है ये A, B, और C। और दूसरा रिलेशन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं A, B, और तीसरा रिलेशन यहाँ पर हम ये डिफाइन कर रहे हैं A, B, C, और A, C। ठीक है, आपको यहाँ पर हमने 3 रिलेशन डिफाइन करके दिखाए। अब आपको ये पहचानना है कि कौन सा संबंध जो है वो हमारा तत्समक संबंध है, यानी आइडेंटिकल रिलेशन है। हमने बताया आइडेंटिकल रिलेशन में जो समुच्चय दिया है उसके एलिमेंट सारे अपने स्वयं से संबंधित हो तो वह संबंध हमारा तत्समक संबंध कहलाता है। यहां पर देखिए तो एक समुच्चय A = आपको दिया हुआ है A = A, B, C। A, B, C, A से संबंधित हो, B से संबंधित हो, C से संबंधित हो, बाकी हमें किसी चीज से लेना देना नहीं है। तो यहां पर अगर देखिए पहले रिलेशन में तो A से संबंधित है, B से संबंधित है, B रिलेट टू B, B, और C रिलेट टू C, यानी C, आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आइडेंटिकल रिलेशन होगा, यानी ये एक तत्समक संबंध होगा।
लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई बात कही गई है तो वो आपका तत्समक संबंध नहीं होगा। आप देख सकते हो यहां पर ए से रिलेट है, बी से रिलेट है, लेकिन जो तीसरा अवयव है वो स्वयं के साथ रिलेट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या तत्समक संबंध नहीं बोलेंगे, ये हमारा आइडेंटिकल रिलेशन नहीं है। फिर अगर आ जाए तीसरे रिलेशन पर, तो तीसरे रिलेशन में ए से रिलेट है, बी से रिलेट है, सी से रिलेट है, लेकिन एक हमारा एक्स्ट्रा आ गया। क्या आ गया? एक हमारा एक्स्ट्रा आ गया, और हमें एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? जो आपके अवयव दिए हैं वो स्वयं के साथ संबंधित होने चाहिए, बाकी हमें एक्स्ट्रा या कमी की कोई जरूरत नहीं है। 3 अवयव हैं, वो तीनों अपने से क्या हो? रिलेट हो, बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक क्या है? एक्स्ट्रा है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा? ये हमारा तत्समक संबंध नहीं होगा। तो आप लोगों को तत्समक संबंध समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे ले चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की तरफ, ठीक है? इसको यहां पर हम रफ करते हैं। संबंध के प्रकार। पहला संबंध हम जानेंगे रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है? रिक्त संबंध जानने से पहले हम ये जान लें कि संबंध तो आप सभी लोग जानते हो कि जो R होता है वो 2 समुच्चयों के कार्शियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होता है। अगर 2 समुच्चय A है और B है तो इनके कार्शियन प्रोडक्ट का जो उपसमुच्चय होता है वो हमारा संबंध कहलाता है। ये बात आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी थी, अगर नहीं जानते तो यहाँ पर सीख लीजिए, क्योंकि अभी हमने उपसमुच्चय के बारे में तो बताया ही, ठीक है? जो आपका संबंध होता है वो 2 समुच्चय के कार्शियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होता है। अब यहाँ पर हमने एक समुच्चय A माना, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली 1, 2, 3, ठीक? एक समुच्चय A इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर, और हम ये बोलें कि जो A है वो क्या है? A क्रॉस A में, यानी एक ही समुच्चय है जो कि A क्रॉस A में क्या है? परिभाषित है। और हम एक रिलेशन कंसीडर कर लेते हैं R इक्वल टू जो x, y सच दैट x प्लस वाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 10 फॉर ऑल x बिलोंग टू A और y बिलोंग्स टू A। क्योंकि एक ही समुच्चय माना है तो x, y दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करने चाहिए? A सेट से बिलोंग करने चाहिए, ठीक? तो हमने क्या कहा? जो रिलेशन होता है वो 2 समुच्चयों का कार्शियन प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर दोनों समुच्चय क्या है? A ही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? हम A क्रॉस A की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है? तो A की वैल्यू हमारी दी है 1, 2, 3, और फिर पुनः A की वैल्यू रखेंगे 1, 2, 3। हम इनका क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी A क्रॉस A की वैल्यू। तो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, देखिए 1, 1, फिर 1, 2, फिर 1, 3, ठीक? 1 का हमने तीनों के साथ कर लिया, अब 2 का करेंगे, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ठीक? अब हम क्या करेंगे? 3 का तीनों के साथ करेंगे, 3, 1, 3, 2 और 3, 3, ठीक है? ये जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई वो किसकी प्राप्त हुई? A क्रॉस A। अब जो रिलेशन हमें डिफाइन है उसको देखना है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो x, y की वैल्यू होनी चाहिए वो x प्लस वाई इक्वल टू 10 होनी चाहिए। अगर हम रिलेशन की वैल्यू फाइंड करें तो क्या कोई ऐसा तत्व है जिसका योग 10 आ सकता है? ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसका योग 10 आए। आप देख लीजिए, 1, 1 का योग करोगे 10 नहीं आएगा, 1, 2 का योग करोगे 10 नहीं आएगा, 1, 3 का योग 10 नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया हमारा रिलेशन है, ठीक है, जो दिया गया हमारा रिलेशन है वो क्या होगा? एक रिक्त संबंध होगा, एक रिक्त संबंध होगा। यानी हमें ऐसा कोई तत्व नहीं प्राप्त हो रहा है जो A क्रॉस A से क्या हो रहा है? रिलेट हो रहा है, ठीक है? यानी जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के अनुसार हमें कोई ऐसा तत्व नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है? इसलिए यह संबंध क्या हो जाएगा? रिक्त संबंध हो जाएगा, ठीक है? यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें कार्शियन प्रोडक्ट में उपस्थित तत्वों की संख्या से एक भी तत्व मैच ना करे वो हमारा रिलेशन कहलाता है रिक्त संबंध, ठीक? यानी एम्प्टी रिलेशन। अब यहां पर आपको हम सेकंड एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे मैं इसी दिए गए सेट में एक रिलेशन अन्य डिफाइन करूं, यहां पर एक रिलेशन और मैं डिफाइन यहां पर करता हूं। एक रिलेशन मान लीजिए हम डिफाइन कर लेते हैं x, y सच दैट x प्लस वाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 4, ठीक है? इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं हम। फॉर ऑल x बिलोंग टू A और y बिलोंग टू A, क्योंकि हमारा सेट एक ही है। तो
तो क्या ऐसा कोई कृमित युग्म हमें प्राप्त हो सकता है जिसका योग 4 आए? हाँ, हो सकता है। 1 1 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, लेकिन 1 3 हो जाएगा। यानी रिलेशन में हमें 1 3 प्राप्त हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 2 2 4 यानी 2 2 भी प्राप्त हो जाएगा और 2 3 5 हो जाएगा, 3 1 प्राप्त हो सकता है। ठीक, तो ये जो रिलेशन प्राप्त हुआ ये हमारा रिक्त संबंध नहीं कहा जाएगा। ये होगा, कोई संबंध होगा जो कि अभी आगे हम बताएंगे, लेकिन ये हमारा रिक्त संबंध नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें एक भी रिलेशन ना प्राप्त होता तो वो हमारा रिक्त संबंध होता। चलिए एक रिलेशन मैं और आपको डिफाइन करके बताता हूं और यहीं पर आप लोगों को मैं सार्वत्रिक रिलेशन के बारे में भी बता देता हूं, यानी सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। तो जरा ध्यान से समझना, एक रिलेशन यहां पर मैं ले रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। एक रिलेशन मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं इसी सेट के ऊपर। जो रिलेशन होता है वो सेट पर डिफाइन करता है। ठीक है, तो एक रिलेशन मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं x, y सच दैट x प्लस y की जो वैल्यू हो वो लेस हो 6 से। ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग टू a और y बिलोंग्स टू a, क्योंकि हमारा एक ही समुच्चय है। क्या मैं कोई ऐसी वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं जिसमें दोनों का योग कितना आ जाए? 6 से कम आए। ठीक है, यानी 6 क्या हो? अधिक हो या 6 के बराबर हो। तो यहां पर अभी हमने एक रास a की वैल्यू निकाली थी। एक रास a की वैल्यू मैं अगेन लिख लेता हूं एक बार। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 1। ठीक है, 1 2 1 3 और 2 1 2 2 और 2 3 और 3 1 और 3 2 और 3 3। ठीक, ये एक रास a की वैल्यू थी। तो रिलेशन हमें क्या दिया है इस सेट के ऊपर कि x, y सच दैट x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6। कहने का मतलब जो हमें कृमित युग्म प्राप्त होना चाहिए वो 6 से लेस होना चाहिए या 6 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहां पर रिलेशन की वैल्यू फाइंड करूंगा तो रिलेशन हमने बताया दो समुच्चयों का कार्सियन प्रोडक्ट होता है। यहां पर दोनों समुच्चय a और a ही हैं, तो इनके कार्सियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन निकालेंगे तो 1 1 भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, 1 2 भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 1 3 होगा जो कि 6 से लेस होगा और यहां पर क्या दोनों का योग 6 से लेस होना चाहिए या 6 के इक्वल होना चाहिए। फिर 1 3 भी हो जाएगा, 4 होगा, ये भी लेस होगा और 2 1 भी हो जाएगा, 2 2 भी हो जाएगा, 2 3 भी हो जाएगा और 3 1 भी हो जाएगा, क्योंकि इनका योग कितना हो जाएगा? 4 होगा और ये आपका 3 2 हो जाएगा और 3 3 भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन आया है इसमें सारे एलिमेंट आपको किससे मिल गए? सेट ए क्रॉस ए से, यानी ये कार्सियन प्रोडक्ट के सारे अवयव आपको रिलेशन में मिल गए। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? इस रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। यहां पर हमने रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध पढ़ा। रिक्त संबंध में क्या पढ़ा? एक ऐसा संबंध जिसमें कोई भी कृमित युग्म हमें ना मिले, यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना मिले, वह संबंध हमारा रिक्त संबंध कहलाता है। और एक ऐसा संबंध जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए, वह संबंध हमारा यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। आई बात समझ में? अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को द्विधारी संबंध और उसके प्रकार के बारे में बताऊंगा। फिर प्रश्नावली के 1-2 क्वेश्चन को भी बताऊंगा। प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के 1-2 क्वेश्चन जरूर लें, क्योंकि जब तक आप इन बातों को नहीं समझोगे आप प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।